नमस्कार बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जो क्लास 9th का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, या कह सकते हैं साइंस का। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे और जो नोट्स होंगे ये आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो भी है वो क्लियर आज कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैटर होता क्या है। तो मैटर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास क्या होता है, मास होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज़ जिसके पास स्पेस होगी या और वो मास होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है जिनको पंच तत्व भी कहा जाता है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला एयर है, दूसरा अर्थ है, तीसरा फायर है, फायर मतलब आग है, इसके बाद स्काई है और लास्ट है वाटर। तो ये 5 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे सारे के सारे मैटर बने हुए होते हैं। जो भी मैटर्स हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो सॉलिड होंगे, या तो वो लिक्विड होंगे, या तो वो गैस स्टेट में होंगे। तो ये 3 स्टेट होती हैं मैटर की। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको ये भी समझनी है कि एग्जांपल्स कुछ दिए गए हैं, जैसे चेयर है, बेड है, बॉटल है, ग्लास, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मैटर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब जो भी मैटर में पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो स्पेसेस होती हैं, कुछ में स्पेसेस कम होती हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे, कुछ मैटर ऐसे होंगे जिसमें स्पेसेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपके पास। सेकंड पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। तो जो मैटर होते हैं, ठीक, मैटर का मतलब आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, वही मैटर है। ठीक है। अब उस मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो जो पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, मूव करते रहते हैं, हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में कहा गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं पार्टिकल्स, ये बात भी आपको याद रखनी है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये जो मैटर हैं किसके बने हुए हैं, ये एटम्स के बने हुए हैं, और उन एटम्स को हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है। और ये बात याद रखिएगा क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इसलिए ये हमारी नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं और उनमें डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। तो अभी हमने आपको बताया, पहली स्टेट है लिक्विड सॉलिड, दूसरी स्टेट है लिक्विड और थर्ड स्टेट है गैस। तो देर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरी स्टेट क्या है, गैस है। सॉलिड स्टेट में देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी दी गई है सॉलिड स्टेट की, उसमें कहा गया है सॉलिड आर रिजिड कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस। तो रिजिड होते हैं सॉलिड्स। रिजिड का मतलब होता है टाइटली पैक्ड होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड में वो कैसे होंगे, बहुत पास पास होंगे, और क्योंकि बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसीलिए कहा गया है कि दे आर रिजिड। रिजिड का मतलब इनको हम लोग डिफॉर्म नहीं कर सकते, सॉलिड के शेप को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिजिड कहा जाता है। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स, देखिए कितने पास पास पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई सॉलिड के अंदर। लिक्विड में देखा जाए तो दे आर नॉट सो रिजिड। तो रिजिडिटी जो होगी वो सॉलिड से कम होगी, किसमें, लिक्विड में। इसके बाद जो सबसे कम रिजिड होता है तो वो कौन होते हैं, गैसेस होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। सेकेंड आते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड का जो शेप होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड में अगर आप देखेंगे तो लिक्विड में जो वॉल्यूम होता है, जो शेप होता है, उसमें 2 अलग अलग बातें हैं। क्या, वॉल्यूम तो डेफिनेट है, ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स होगा, लेकिन शेप जो होगा वो डेफिनेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए लिक्विड है वाटर, ठीक है, वाटर का कोई शेप नहीं होता। कैसे, क्योंकि अगर वाटर को आप एक जग में डाल दें तो वो जग का शेप ले लेता है, ग्लास में डाल दें तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। तो जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालते हैं वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है। इसके बाद गैस की बात अगर करी जाए, आप देखिए लिक्विड में क्या था, डेफिनेट वॉल्यूम तो था लेकिन शेप डेफिनेट नहीं था। गैस में क्या है कि शेप भी डेफिनेट नहीं और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है गैसेस में।
थर्ड डिफरेंस देखते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक होते हैं, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के पार्टिकल्स में वो बहुत ही कम होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स में क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, थोड़े लूज होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। गैस में अगर देखेंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो जब कोई चीज़ मूव करती है, ठीक है, तो जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, जो भी पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है, कांट बी कंप्रेस्ड एप्रिशिएबली। जो सॉलिड होंगे उनको कंप्रेस हम लोग ठीक से नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को फिर भी कंप्रेस किया जाता है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को सबसे ज़्यादा एक्सटेंट तक हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली। ये राइटली नहीं होगा, दिस विल बी टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड्स में अगर देखेंगे तो इंटरमीडिएट होता है, मतलब सॉलिड से कम होगा, ठीक है, और गैस से जो होगा वो ज़्यादा होगा, किसमें, लिक्विड्स में, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर आप गैस में देखेंगे तो जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सबसे कम होता है इन केस ऑफ गैसेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सॉलिड आर प्रेजेंट इन वेरी डेंस फॉर्म। तो डेंसिटी जो होती है सॉलिड की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी जो लिक्विड में होती है वो इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट का मतलब कि यहाँ पर जो लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो सॉलिड से तो कम होगी, लेकिन गैस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और गैस की जो डेंसिटी होगी वो सबसे कम होती है, मतलब सॉलिड लिक्विड से भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। देखिए, फ्लो, कोई भी चीज़ अगर फ्लो कर सकती है तो उसको फ्लूइड कहा जाता है। अब यहाँ पर जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लिक्विड देखें तो लिक्विड एक फ्लूइड है, और इसके साथ साथ जो गैस होते हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करने के साथ साथ वो आसानी से इवापोरेट भी हो जाते हैं। द डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी स्लो। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है, अभी एक आपको आगे चल के हम बताएंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेज ऑन इट्स ओन। तो अगर कोई भी सब्सटेंस हैं वो आसानी से इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपने आप से जब सब्सटेंस इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑफ इट्स ओन, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा डिफ्यूजन। तो इंटर डिफ्यूजन के बारे में अभी फ़िलहाल आप याद रखिए, सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट सबसे कम होता है। डिफ्यूजन रेट लिक्विड में मॉडरेट होता है या मीडियम होता है, और सबसे तेज़ डिफ्यूजन किस में होगा, गैस में होगा। ठीक है, आगे तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो डिग्री होती है, डिग्री का मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कोई भी चीज़ कितनी गर्मी ठंडी है, वो हमको किससे पता चलता है, वो हमको पता चलता है बाय अ यूनिट कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे सेल्सियस एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और एक केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेल्सियस को हम लोग डिग्री सेल्सियस से डिनोट करेंगे और केल्विन को के से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि केल्विन में और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, तो फॉर्मूला याद रखना है, K इज इक्वल टू 273 प्लस सी। कभी कभी बुक्स में 273.15 लिखा होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 273 प्लस सी याद कर लेते हैं तो भी आपका चीज़ सही रहेगी। ठीक है, अब देखिए सी, अगर सी का मतलब क्या है, सेल्सियस में जो भी स्केल में रीडिंग दी हो तो केल्विन में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया और कहा गया इसको किस में कन्वर्ट करिए, केल्विन में कन्वर्ट करिए। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में सीधे पुट कर देंगे, तो के इज इक्वल टू 273 प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 273 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, डिग्री सेल्सियस को। और इसी तरीके से अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर केल्विन में कोई चीज़ दी हुई है तो उसको एलएचएस पे रख दीजिए, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए, जो भी स्टेट होती हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैस स्टेट हो, ये आपस में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि सॉलिड जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड जो होगी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे गैस भी होगा। ठीक है, अब गैस क्या होगी,
गैस जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में कन्वर्ट हो सकता है। सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, इन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर हमको देखने को मिलेंगे, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इंटू ईच अदर बाय द फॉलोइंग टू वेज। तो जो इंटर कन्वर्जन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो किस वजह से होगा, या तो टेम्परेचर के चेंज होने से होगा, या तो प्रेशर के चेंज होने से होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मतलब या तो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से होगा, या तो प्रेशर के बढ़ने या तो घटने से होगा। क्या चीज़, कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या क्या होता है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास पहला जो स्टेटमेंट है वो कहा गया सॉलिड टू लिक्विड। मतलब हमको, हमारे पास कोई भी चीज़ सॉलिड थी और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ करते हैं सॉलिड में, तो होता क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। किसके पार्टिकल्स की, सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर। अब देखिए, पार्टिकल अगर होगा तो जैसे ही उसको हीट मिलती है, ठीक है, तो हीट के थ्रू क्या होता है, पार्टिकल मूव करने लग जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और वो उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अभी तक पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है इंटर कन्वर्जन, और वी कैन से कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको कहा जाएगा मेल्टिंग। तो जो भी हमने देखा, सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट होती है ना, तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में जब मेल्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब मेल्टिंग कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी। कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, या आइस है, आइस हो गया, तो आइस का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आइस ऐसा नहीं है कि -5 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट हो जाएगी, गलत है। हर एक सब्सटेंस का, हर एक सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, ये वर्ड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो होगा वो किस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उसको क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आइस की। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट दी गई है, तो आइस की फ्रीजिंग पॉइंट भी यही होती है, और आइस की मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है। लिक्विड टू गैस, अब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन कैसे होगा। तो देखिए, लिक्विड है, अब लिक्विड को क्या कर दिया गया, हीट किया गया। जब लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की, किसके पार्टिकल्स की, लिक्विड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और इंक्रीज़ ऐसे होगी कि जो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम कर जाएगा, जिसकी वजह से जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रोसेस है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, एक और नया नाम आ गया जिसको कहेंगे क्या, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या होती है, लिक्विड का कन्वर्ट होना किस में, गैस में, इसी को कहा जाता है क्या, बॉइलिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में। ठीक है, तो लिक्विड का कन्वर्ट होना किस में, गैस में, लेकिन किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये बात हम फिर से बता रहे हैं, आपको याद रखना जरूरी है, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब काम होता है। और उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, उस टेम्परेचर को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने का एक और तरीका है, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो ये दो डेफिनेशन हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा था आपसे। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद देखिए, गैस है, गैस को कन्वर्ट किया गया किसमें, लिक्विड में। अब देखिए, उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी तक हम लोग हीट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो कूलिंग से क्या होता है कि गैस जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए, कूल करने पर होता क्या है, जैसे कि स्टीम है,
अब स्टीम क्या है, एक तरीके से एक बहुत हॉट गैस होती है, ये कह सकते हैं वाटर है। वाटर को जब 100 डिग्री से ऊपर हीट किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस स्टीम को ठंडा किया गया, तो जब स्टीम को ठंडा करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के कम होने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे जो अभी तक बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे वो स्लो हो जाएंगे, और पार्टिकल्स के स्लो होने से वो पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो गैस टू लिक्विड प्रोसेस हो गया। अब इस गैस टू लिक्विड कन्वर्जन को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें जो गैस था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कैसे टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, मतलब ये किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होते हैं जिस पे ऐसा होगा। और ये किस वजह से होता है, बाय कूलिंग, मतलब ठंडे करने से ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को, या इसको लिक्विफैक्शन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिक्विड टू सॉलिड देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग की बात आ जाएगी। देखिए लिक्विड टू सॉलिड मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आइसक्रीम जैसे बनती है ना, तो आइसक्रीम में क्या होता है, हम लोग लिक्विड लेते हैं, लिक्विड को फ्रीज़र में रख देते हैं तो क्या होता है, सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसका अंदर जो लिक्विड है उसको फिर से क्या किया गया है, कूल किया गया है। तो जब लिक्विड को कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो क्या हो गया, जब पार्टिकल्स थे वो स्टेशनरी हो गए। अब जब पार्टिकल्स स्टेशनरी हो गए तो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रीजिंग पे कि फ्रीजिंग क्या होती है, तो लिक्विड का कन्वर्ट होना किस में, सॉलिड में। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, माफ़ करिएगा, SOLID, ठीक है। तो सॉलिड की स्पेलिंग SOLID होती है, आपको पता होगी। तो चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। तो लिक्विड का टेम्परेचर आप लोअर कर दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होएगा, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, पॉइंट बोला जाए तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो ये भी क्या है, एक टेम्परेचर है। और कैसा टेम्परेचर है, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि जो स्टेट होती है, ठीक है, जो स्टेट होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है किससे, लिक्विड से सॉलिड में। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हर एक चीज़ का अलग अलग होता है, ये बात आप याद रखिएगा। वाटर के केस में अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस आपको लिखना है। देख लेते हैं फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन को ही हम लोग कह सकते हैं मेल्टिंग, ये बात आपको याद रखनी है कि फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन कोई अलग एक चीज़ नहीं है, फ्यूजन को क्या कहा जाएगा, मेल्टिंग कहा जाएगा। तो सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, फ्यूजन कहा जाएगा। इसके बाद देखिए लेटेंट हीट के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है। लेटेंट हीट देख लेते हैं क्या होता है। तो हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द टेम्परेचर। अब देखिए कोई भी सब्सटेंस है, अभी आप देख रहे थे जब हम लोग हीट दे रहे थे या हीट किसी चीज़ से निकाल रहे थे तब स्टेट में चेंज आ रहा था, मतलब या तो हीट करने पे या तो कूल करने पे। लेटेंट हीट एक ऐसा प्रोसेस है, यही कह सकते हैं लेटेंट हीट एक ऐसी छुपी हुई हीट होती है जिसमें सब्सटेंस का स्टेट जो होगा वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो टेम्परेचर होगा सब्सटेंस का उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ऐसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या फॉर्म डेफिनेशन हो गई, द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस जब चेंज करनी होगी, ठीक है, लेकिन उस स्टेट ऑफ सब्सटेंस के चेंज करने से टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो जो हीट रिक्वायर होगी उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। अब देखिए लेटेंट हीट कैसी है, हिडन है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना, इसको छुपी हुई हीट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। अब देखिए फ्यूजन अभी हमने आपको बताया था, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग वाली जो छुपी हुई हीट है इसका मतलब क्या हुआ, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब आपके पास कोई 1 kg सॉलिड था, मान लीजिए सॉलिड है ये 1 kg है, और इसको हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड करी। तो जब इसको हीट प्रोवाइड करी तो इसका टेम्परेचर जो है वो तो सेम रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये जो सॉलिड था किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमने हीट प्रोवाइड करी है यहाँ पर, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन ये बात आपको फिर से याद रखनी है कि ये सब काम किस टेम्परेचर पे हो, किस प्रेशर पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ठीक है। और उसको और किस टेम्परेचर पे होगा, तो मतलब जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा उसको कहेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की याद रखनी है।
इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है? तो वेपराइजेशन आपको पता चल रहा होगा, लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना। कितने लिक्विड का? 1 kg लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, लेकिन ये भी किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस चीज़ को या इस टर्म को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे देख लेते हैं वाटर वेपर एट 373 केल्विन। अब देखिए 373 केल्विन का मतलब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपके पास अगर मान लीजिए वाटर है किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरे में क्या कहा गया? स्टीम है। ठीक है, स्टीम का मतलब वाटर वेपर है, कितने टेम्परेचर पे? सेम टेम्परेचर पे। अगर आपसे पूछा जाए कौन ज़्यादा गर्म होगा, स्टीम ज़्यादा गर्म होगी, मतलब स्टीम के पास ज़्यादा हीट होगी कि वाटर के पास? तो आप आंसर देंगे स्टीम के पास ज़्यादा हीट होगी। क्यों? क्योंकि स्टीम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसके अंदर छुपी हुई है। वाटर में क्योंकि फेस चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन छुपा हुआ नहीं होगा। तो कौन ज़्यादा गर्म है? स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस की ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा बर्न क्रिएट करेगी। ये बात आपको याद रखना है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो वाटर वेपर का जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, वाटर की एनर्जी कम होगी। किस टेम्परेचर पे? 373 केल्विन पे। और ऐसा होगा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे स्टीम में, उनके पास एक एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है। किस फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, सब्लिमेशन देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो देखिए डायरेक्टली किसी चीज़ का, कोई भी सॉलिड स्टेट है उसका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना किस में? गैसेस स्टेट में। ठीक है, या गैस का कन्वर्ट हो जाना किस में? डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में, उसको कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। इसमें कोई भी लिक्विड स्टेट में चीज़ें कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे सॉलिड जो था, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट होके गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का किस में? गैस में। लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। कभी कभी इस प्रोसेस को हम लोग एब्लीमेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन होगा, कभी कभी इसको एब्लीमेशन बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। गैस टू सॉलिड वाले को कभी कभी एब्लीमेशन भी बोल दिया गया, लेकिन आप सब्लिमेशन में ही इसको फिलहाल रखिएगा क्योंकि हमारी एनसीईआरटी सब्लिमेशन ही इसको बोलती है। एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो नैप्थलीन बॉल्स का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स होती हैं। आप लोग ने ओडोनिल देखा होगा, ओडोनिल भी हम लोग यूज़ करते हैं। आपने कैम्फर देखा होगा। ठीक है, कैम्फर मतलब कपूर देखा होगा, तो कपूर में भी जो फिनोमेना इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? सब्लिमेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अभी तक हम लोग ने जो बात करी थी वो टेम्परेचर के चेंज होने से हमने देखा था कि किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर से कैसे कन्वर्जन होता है। तो देखिए गैस से कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड में। तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो पास पास थे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दूर के पार्टिकल्स को पास लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ गैस टू लिक्विड कन्वर्जन कब हो पाएगा? हाई प्रेशर पे हो पाएगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो ये पहला आपके पास प्रोसेस क्या है कि आप प्रेशर बढ़ा दें, दूसरा प्रोसेस क्या है? टेम्परेचर को आप कम कर दें। ठीक है, ये दोनों ही तरीके होते हैं जिससे हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गैस को लिक्विफाई कैसे किया जाएगा, तो आप कहेंगे हाई प्रेशर से और साथ ही साथ लो टेम्परेचर से गैस को लिक्विफाई हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए एक और बात करी गई है सॉलिड CO2 की। ठीक है, इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। अब देखिए सॉलिड CO2 का एग्जाम्पल अपोजिट है। यहाँ पे ये सॉलिड है, अब इसको किस में कन्वर्ट किया गया है? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया गया है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, उनके पार्टिकल्स को अगर दूर करना है, इसका मतलब वहाँ से प्रेशर को रिलीज़ करना है, कम करना है। तो प्रेशर को आप रिलीज़ कर दीजिए तो क्या होगा? सॉलिड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर करी गई है। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? ड्राई आइस भी इसीलिए कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इवापोरेशन देखते हैं। इवापोरेशन और बॉइलिंग एक बहुत बड़ा
डिफरेंस वाला फिनोमेना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बॉइलिंग जो होगी वो एक ऐसे टेम्परेचर पे होगी जिस पे लिक्विड बॉयल करता है, ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है। ये बॉइलिंग जो होता है ये बल्क फिनोमेना होता है, बल्क मतलब पूरे लिक्विड में होगा। लेकिन इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, दोनों में स्टेट सेम चेंज हो रही है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन होता है किसमें, गैसेस स्टेट में, और इवापोरेशन और बॉइलिंग में भी सेम होता है कि लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इवापोरेशन एनी टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन बॉइलिंग जो है, ठीक है, बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकती है। बॉइलिंग के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है, जो हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं इवापोरेशन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट का कन्वर्ट होना किसमें, गैस स्टेट में, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना जो बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, कम हो। अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो इवापोरेशन 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे होगा, जैसे 90 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेशन हो सकता है, 80 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेशन हो सकता है, लेकिन 200 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेशन नहीं हो सकता। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक देखते हैं क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। अब ये इवापोरेशन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग जब चाय पीते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, तो उसको प्लेट में निकाल देते हैं, ठीक है। प्लेट में निकालने का मतलब ये होता है कि जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है प्लेट का, वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा तो जो चाय होगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्योंकि एक बात आपको याद रखनी है कि जो इवापोरेशन है वो क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। तो इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये बात भी आप याद रखिएगा। इवापोरेशन की वजह से जो चीज़ होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा हमारी बॉडी से स्वेट निकलती है। स्वेट कब ज़्यादा निकलती है, जाड़े के मौसम में या गर्मी के मौसम में। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी से स्वेट भी ज़्यादा निकलती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमिडिटी अगर मान लीजिए ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो ये याद रखना है कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितना वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एयर है उसमें जो वाटर का कंटेंट है पहले से ही ज़्यादा है। और क्योंकि वाटर का कंटेंट पहले से ही ज़्यादा है तो आपकी बॉडी से या कोई भी चीज़ से इवापोरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है। वाटर की अगर प्रेजेंस कम होगी, अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी कम थी, तो आपकी बॉडी से या किसी भी सब्सटेंस से इवापोरेशन तेज़ हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद विंड स्पीड की बात करते हैं। तो विंड स्पीड, अगला पॉइंट हमारे पास है विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम विंड स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो बढ़ जाता है। आप लोगों ने घर में देखा भी होगा कि जब भी पोछा लगता है तो पोछा लगने के बाद अक्सर मम्मी लोग क्या करती हैं कि पंखा चला देती हैं। पंखा क्यों चला देती हैं, पंखा सिर्फ इसलिए चलाती हैं क्योंकि पंखा चलाने से होता क्या है कि हवा आती है और इस विंड स्पीड बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो वाटर होगा जो फर्श पे था वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं जिस पे रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है। ये बात आपको एक और नई पता चलेगी यहाँ से कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ऐसा क्यों होता है कि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे सुनिए इस चीज़ को कि ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या कर दिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तभी तो वो इवापोरेट होंगे। अब ये एनर्जी आई कहाँ से लिक्विड के पार्टिकल्स के पास, जैसे मान लीजिए फर्श है, फर्श पे लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक। अब ये लिक्विड इवापोरेट कैसे कर रहा है, लिक्विड इवापोरेट तब कर रहा है जब इसको एनर्जी मिल रही है, जब इसको हीट मिल रही है। हीट कहाँ से मिली, एटमॉस्फेयर से मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर ने कुछ ना कुछ हीट लॉस करी, ठीक है, और लॉस करके कहाँ भेज दी, इस वाटर के पास भेज दी। अब जब हीट एटमॉस्फेयर ने लॉस करी तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, ठंडा हो गया ना, कूल हो गया। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में कूलिंग आ गई।
तो इसी तरीके से होता क्या है, इवापोरेशन में कूलिंग हो जाती है। ठीक है, तो लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू ओवरकम इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगोज फेज चेंज। मतलब जो लिक्विड वहाँ पड़ा हुआ था फर्श पे, उसमें फेज चेंज हुआ, मतलब वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो अभी हमने आपको बताया जो हीट एब्जॉर्ब हुई सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग खुद कैसी हो गई, जब सराउंडिंग ने हीट को लॉस कर दिया, हीट को दे दिया लिक्विड को, तो सराउंडिंग के पास तो हीट बची नहीं, तो सराउंडिंग कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से इवापोरेशन क्या कॉज करती है, कूलिंग कॉज करती है। इसी तरीके से एक और आपके पास एग्जाम्पल है स्वेटिंग। हम लोग को, अगर आपने देखा होगा, सभी को निकलता है पसीना। ठीक है, स्वेट निकलती है कब, गर्मियों के मौसम में। होता ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक हैबिट होती है कि वो अपने टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखती है। जाड़े में उसका टेम्परेचर और गर्मी में उसका टेम्परेचर, हमेशा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, कभी वो चेंज नहीं होता। अब क्यों कांस्टेंट रहा है गर्मियों में, तो गर्मियों की, अगर गर्मियों की बात करी जाए तो गर्मियों में स्वेटिंग होती है। अब स्वेट की वजह से क्या होगा, बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बॉडी स्वेट हुई, स्वेट की वजह से क्या होगी, कूलिंग हो गई। अब देखिए बॉडी स्वेट हुई तो क्यों हुई, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, अब इसके अंदर, बॉडी के अंदर आपको पता होगा वाटर का कंटेंट है। अब हीट आई, हीट के आने से क्या हुआ, अब देखिए बॉडी में भी हीट है, वहाँ बाहर से हीट नहीं आ रही है। देखिए जैसे मान लीजिए बॉडी है, बॉडी के ऊपर वाटर का कंटेंट है, बॉडी के अंदर भी वाटर का कंटेंट है। अब बॉडी के अंदर हीट है, अब वो हीट क्या करेगी, बॉडी के कंटेंट, बॉडी के जो लिक्विड है, बॉडी के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है उसको इवापोरेट कर देगी। इसका मतलब जो अंदर हीट थी, बॉडी के अंदर जो हीट थी, उसने क्या काम किया, उसने काम ये किया कि जो बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट था उसको क्या कर दिया, इवापोरेट कर दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट लॉस हो गई ना बॉडी की, और जब बॉडी की हीट लॉस हो गई, जिसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर हुआ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से गर्मी में भी बॉडी का टेम्परेचर क्या बना रहता है, ठंडा बना रहता है या कांस्टेंट। अब आखिरी टॉपिक देख लेते हैं हमारे पास जो है वो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। तो दो अलग अलग तरीके के जो मैटर होंगे, ठीक है, उनका इंटरमिक्स होना अपने आप से, ऑन देयर ओन, इसका मतलब होता है डिफ्यूजन। अब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ये कैसे इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और क्यों इंक्रीज होएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे देखिए बताई गई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे डू सो बाई गेटिंग इन टू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखिए दो पार्टिकल्स हैं, दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए एक है गैस, ठीक है, एक है क्या, गैस पार्टिकल्स हैं। अब गैस पार्टिकल्स अगर हैं, जैसे मान लीजिए गैस मीडियम है, इनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या स्पेसेस प्रेजेंट है ना। अब दूसरा जो पार्टिकल आएगा वो इसके इसी स्पेस के अंदर रह चला जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वो दोनों आपस में इंटर मिक्स हो गए। तो दोनों तरीके के पार्टिकल क्या हो गए, आपस में इंटर मिक्स हो गए अपने आप से। इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं वेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है, KMnO4, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट, इस प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर। अब देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, क्रिस्टल है, मतलब सॉलिड के फॉर्म में है। अब इसको कहाँ डाला गया, वाटर में डाला गया, मतलब लिक्विड में डाला गया। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो दूर दूर होंगे, मतलब उनमें स्पेसेस होंगी पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होगी। अब जो KMnO4 है वो कहाँ जाएगा, वो इनके बीच में आके सेटल हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों में क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, तो वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल। तो वाटर का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप से। इसी फिनोमेना क्या कहते हैं, डिफ्यूजन हम लोग कहेंगे। When the potassium permanganate crystal is put in water, the purple colored particles of potassium permanganate is spread throughout the water and the water look purple। वाटर कैसा लगेगा, पर्पल लगने लगेगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कुछ गैसेस की बात भी कर ली गई है यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए दो गैसेस हैं और वो आपस में अगर इंटरमिक्स हो रही हैं तो वो किस तरीके से इंटरमिक्स हो रही हैं, उसका भी एग्जांपल दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक अगरबत्ती है जिसको इंसेंस स्टिक कहते हैं, जब वो जलाई जाती है तो क्या होता है, वो अगर एक रूम के कोने में भी कहीं लगाई गई है
ठीक है, तो उसकी जो महक होगी वो पूरे कमरे में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो जाती है। तो वो किस वजह से स्प्रेड हो रही है, तो वो भी फिनोमेना जो है वो क्या है, वो डिफ्यूजन है। और याद रखिएगा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा तो अगर मान लीजिए आपके घर में छोला बन रहा है तो उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत दूर तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए छोला ठंडा हो गया तो उसकी खुशबू आपको दूर तक नहीं आएगी। इसके बाद आते हैं ब्राउनियन मोशन पे। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक रहेगा कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। तो जिग-जैग मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का किसी भी फ्लूइड में, उसको कहते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। तो आपको ये बात रखनी है, याद रखनी है कि द रैंडम और जिग-जैग मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। आप लोग ने डस्ट देखा होगा, जैसे कमरा वमरा होता है उसमें मान लीजिए कोई छेद है और ऊपर धूप वूप निकली है, तो इस छेद से जब देखते हैं लाइट आ रही होती है तो आसपास बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स आपको दिखाएंगे जो तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वही जो मोशन हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, ब्राउनियन मोशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा चैप्टर था जिसको हम लोग कहते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर पर नए चैप्टर का जो भी नोट्स होंगे उसके साथ आपके साथ फिर से डिस्कशन किया जाएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।